तो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पे। और मैं पिछले वीडियो के बाद एक चीज मैंने आपका छोड़ा हुआ था, वो टॉपिक था एसे का टॉपिक निबंध के बारे में। मैं चाहता था कि एक अलग से वीडियो आए जिसमें हम लोग विस्तृत तौर पे बात करें कि कौन से टॉपिक आ सकते हैं। क्योंकि निबंध की तैयारी ऐसी है कि आप कितना भी तैयारी कर लो कम है, लेकिन एक कुछ संभावित जो हो सकते हैं टॉपिक जो आ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूं तो उसको आप पढ़े रहेंगे तो एक अच्छा निबंध आप लिख पाएंगे। इसलिए इस टॉपिक को कुछ लेके आया हूँ। कुछ लोगों ने मेरे को बहुत दिन से पूछा था कि क्या टॉपिक आ सकते हैं सर, तो उस समय के कारण नहीं बता पा रहा था, लेकिन आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, एसी जो है हमारा सेकंड पेपर है, आप सबको पता है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के निबंध आते हैं और छत्तीसगढ़ स्तर के निबंध आते हैं। लगभग 4 निबंध आपको लिखने होते हैं और जो चारों निबंध हैं वो 50-50 नंबर के आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रत्येक निबंध अपने आप में एक इक्वल मार्क रखता है। इसलिए हम किसी भी निबंध को, किसी को ज्यादा लिख दिए, किसी को कम लिख दिए, किसी में अच्छा लिख दिए, किसी में बुरा लिख दिए, ऐसा करने से हमारे मार्किंग पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ सकता है। तो हमको क्या करना है, चारों जो निबंध रहेंगे उसको समान रूप से सभी को समान देना है। समान अंक है तो समान पे हमको इफर्ट लगाना है लिखने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का तो अभी तक नहीं पूछा है, जरा देखा जाए तो। अगर आता है तो उसको छोड़ने का हमारे पास एक रहता है विकल्प, क्योंकि 4 ऑप्शन रहते हैं तो 2 हम उसमें से छोड़ सकते हैं, ऐसा हमारे पास विकल्प रहता है। लेकिन फिर भी अगर कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो कठिन रहते हैं, जिसमें हमको ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं उसको भी चुन करके उसमें लिख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, है ना। और छत्तीसगढ़ कोई भी टॉपिक है, आप लोग लिखने में सब माहिर हो, है ना, आप लोग लिख लोगे, मेरे को पता है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या एक टॉपिक आ सकता है। तो पहला टॉपिक अगर किसी को भी पूछोगे आप, वो बोलेगा कि कोरोना से संबंधित कुछ ना कुछ तो आ ही सकता है ना। तो कोरोना से ही आएगा, एक क्वेश्चन तो जरूर है, आना चाहिए। हालांकि इसके प्रभाव है इतना वो हो चुका है कि लोग इसके बारे में बहुत अवेयर हो चुके हैं, फिर भी एक क्वेश्चन कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ऐसा पूछ सकता है ना। तो पहला क्वेश्चन जो बन के आ सकता है निबंध में आपका, वो आ सकता है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के क्या प्रभाव है, क्या चुनौतियां हैं एवं समाधान। ये एक टॉपिक, वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रभाव, चुनौतियां और समाधान। कोविड का क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें आप सकारात्मक प्रभाव पड़ा, नकारात्मक, दोनों प्रकार के प्रभाव पड़े हैं। पर्यावरण पे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा, परिवार जो रहे वो आपस में मिल के रहे, एक अलग इसका प्रभाव पड़ा। नकारात्मक में पूरी बेरोजगारी आई, प्रवासी मजदूरों की समस्याएं आई, और स्वास्थ्य का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कितना लो लेवल का है ये हमको देखने को मिला। अभी तक वैक्सीन नहीं ढूंढ पाए हैं, हमारी क्या खामियां रही हैं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन प्रश्न चिन्ह था। तो उनके प्रभाव के बारे में हम लिखना है। चुनौती क्या क्या है, अभी भी वैक्सीन नहीं मिल पाया, ये चुनौती है। बेड नहीं है, लगातार संख्या बढ़ रही है और कम भी नहीं हो रहा है, डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है, इसकी वजह से एक चुनौती बन के आई है। और इसी चुनौती को पार करने में हमारे जीडीपी माइनस में चली गई है, वो जीडीपी को कैसे कवर करना है, ये सारी चुनौतियां इसमें भी हैं। समाधान क्या हो सकते हैं, तो वैक्सीन तो एक समाधान हो सकता है, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। हम कब तक लॉकडाउन रखेंगे, लॉकडाउन रखेंगे, सर्वाधिक अगर किसी का जीडीपी गिरा है भारत में तो हमारा ही गिरा है, तो हमको इसके समाधान तो खोजने पड़ेंगे। तो क्या ऐसे समाधान हो सकते हैं, वो सारी चीज की चर्चा यहाँ पर आपको करनी है। मैंने आपको एक टॉपिक बता दिया है, इस टॉपिक पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आप लोग रोज न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दृष्टि के ऑडियो आर्टिकल है, दृष्टि के मैगजीन्स आते हैं, तरह तरह के आर्टिकल हर न्यूज़पेपर में रोज छप रहा है। यूट्यूब में सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, विकिपीडिया पे सर्च मारो, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नेता है, WHO के जानकार हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकार हैं, ऐसे लोग बहुत लिख रहे हैं इसके ऊपर। एक कॉम्पैक्ट मस्त से लिख के एक अच्छा कंटेंट आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे क्या होगा, चाहे उससे कोरोना से संबंधित कोई भी चीज है, आपको कई चीजों को तो लिखना है, तो आप एक अच्छा निबंध इस पे तैयार करके रख सकते हैं कि अगर आएगा तो ये टॉपिक मेरे को की पॉइंट के रूप में लिखने से पर्यावरण पे प्रभाव पड़ा हुआ, वायु प्रदूषण कम हो गया है, लोग परिवार में, एकल परिवार में रहने लगे हैं, कम से कम इतने दिन बाद स्ट्रेस फ्री होकर लोग जीवन जी पाए हैं। कुछ लोगों को ये भी पता चला कि इसी कम आय में भी हम एक सीमित खर्च के द्वारा भी हम लोग जीवन मान कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो है, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन चीजों का बढ़ावा मिला है ना। हम लोग तो अवेयर हो गए हैं स्वास्थ्य को लेकर। पहले हम लोग सैनिटाइजर को नहीं जानते थे, सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं जानते थे, है ना। अभी गणपति विसर्जन कैसे नाचते हैं सब लोग डीजे में एक साथ, तो वो सब अब देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम अवेयरनेस भी हमारा थोड़ा सा समाज से जागरूकता बढ़ी है, ये सब इसके फायदे भी गिनाना है, नकारात्मक चीजों को तो लिखना है। तो एक टॉपिक ये आपका बहुत ही अच्छे से आप तैयार करना।
इसको दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। क्या दूसरा तरीका पूछ सकता है? देश में कोरोना संकट एवं बेरोजगारी की समस्या। सिंपल सी बात है, जब कोरोना का संकट का नाम हमने देश में लिया तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या है? वो मजदूर जो पैदल पैदल यात्रा करके इधर उधर से आ रहे हैं। साथ साथ अभी जो एसएससी में हैशटैग वाला जो चल रहा है, एसएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा है, रेलवे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, युवा लोग जो है वो सब नाराज चल रहा है सरकार से। छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है, एसीएफ और मेंस के एग्जाम में हो रहा है, और उधर भी चल रहा है। तो बेरोजगारी की समस्या तो ऐसे भी बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी। ये टॉपिक हमेशा ज्वलंत रहता है, बेरोजगारी की समस्या आ ही सकता था कभी भी, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है? कोरोना को साथ में जोड़ के दे सकता है ना। कोरोना काल में हम कैसे रोजगार देंगे, कैसे वैकेंसी निकालेंगे, कैसे एग्जाम कंडक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास संभावनाएं हैं, उनकी समस्या है बेरोजगारी की। ये एक बढ़िया टॉपिक आपको तैयार करना है। तीसरा है नई शिक्षा नीति अभी आई हुई है 2019 की। एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 है, इसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या कमियां हैं, ये दोनों को आपको याद रखना है कि नया जो पैटर्न आया है, शिक्षा प्रणाली नई पॉलिसी आई है, उसमें क्या उसका महत्व है, कैसे वो हमारे एजुकेशन पॉलिसी को, कैसे हमारे देश की शिक्षा सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को कैसे इंप्रूव करेगा, है ना। और उसकी कमी भी क्या है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या वो पुराने से ही मिलता जुलता है या कुछ नया इसमें ऐड किया गया है, इसके बारे में नई शिक्षा नीति के ऊपर पढ़ लेना। जो मेरे से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं उनके पास मैंने इसका पीडीएफ भी सेंड किया हुआ है ना, कि नई एजुकेशन पॉलिसी कैसी है। आप लोग उसको एक बार चेक करें और उसको एक डिटेल में एक बार पढ़ लें कि क्या क्या है। वैसे शिक्षा के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, अभी वर्तमान मोहल्ला क्लासेस भी चल रहे हैं, उसको उसको इंक्लूड कर सकते हो, है ना। ठीक, तो ये एक आपको लिखना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। अगला है कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की समस्या हम समाधान। प्रवासी मजदूर वाली जो समस्या बहुत बड़ी समस्या निकल के आई, तो केवल वो उसी समय की समस्या नहीं थी। कोरोना काल में जो प्रवासी भारतीयों की समस्या है और प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, वो उसी समय की समस्या नहीं थी। वो समस्या बहुत ही स्थायी समस्या है। ठीक है, तो कोरोना काल में तीसरा टॉपिक है कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की समस्या एवं समाधान। तो प्रवासी मजदूरों की समस्या ऐसी समस्या है कि वो उसी समय की नहीं है, वो तो हमेशा से मजदूरी वाली समस्या है। पलायन वाला जो हम लोग निबंध लिखते थे कि लोग गांव से पलायन करके शहर में जाते हैं और वहां पर जाके वापस आते हैं, वहां से अपना जीवन यापन करते हैं, वही समस्या थी। लेकिन कोरोना काल में दिख के आया बाहर कि लोग अपने घर में वापस लौट के आए, लेकिन कैसे लौट के आए? पैदल चल के आए। तो अब जो लोग वापस लौट के लोग नहीं जाना चाहते। सरकार भी चाहती है कि जो जिस राज्य का है उसी राज्य में वो क्या करें, अपना जीवन यापन करें, वहीं उनको स्थायी रोजगार देने का किया जा रहा है कि स्थानीय तौर पर उनको रोजगार मिले। तो ये जो समस्या रही प्रवासी मजदूरों की समस्या, इसके बारे में हो सकता है कोई एग्जाम में जो वो है, एग्जाम का जो सेट करता है, पेपर एग्जाम सेट करता है, उसके दिमाग में थोड़ी बहुत दया कहीं पर मजदूरों के बहाना में सबको न रहे, तो हो सकता है कि इसके बारे में पूछा जाए करके पूछ सकता है। सोनू सूद का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं इसमें बीच में, है जितना सरकार ने किया उतना उसमें किया हुआ है। तो इसमें लिखना है कि व्यक्ति की वो भावनाएं हैं, कुछ लोग जुड़ते हैं, रहते हैं ना, समझते हैं, इन सब चीजों को हमेशा निबंध को कोशिश करना कि आप इमोशन से जोड़ के लिखो। जितना आप इमोशन से जोड़ के निबंध को लिखोगे, भावनाओं से जोड़ के लिखोगे, उतना ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। मेरा यही एक तरीका रहा। मैंने जब ऐसे दिया 140 प्लस मेरे मार्क्स आए पिछली बार, उसका कारण ये रहा कि मैंने इमोशंस को उसमें ऐड किया। देखो एक चीज का एकदम अच्छा उदाहरण बताता हूँ, जैसे डेयरी मिल्क है, चॉकलेट है, उस डेयरी मिल्क चॉकलेट में केवल डेयरी मिल्क चॉकलेट खाओ, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है बोलते, तो शायद उतना नहीं बिकता जितना भी रक्षाबंधन में उसको बांध के दिखाया जाता है कि कुछ मीठा हो जाए, कुछ शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। तो इमोशन से बांधा गया, भाई बहन को प्यार को इमोशन में बांधा, बर्थडे को इमोशन में बांधा। तो ये ऐसे जो इमोशनल अत्याचार जो होते हैं ना, वो करना है थोड़ा पेपर वालों के साथ, है ना, तो अच्छा नंबर मिलेगा। अब ये कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की समस्या समाधान कोरोना से ही जुड़ा हुआ है। तो चारों कोरोना ये शिक्षा नीति एक नया है टॉपिक, ये प्रवासी मजदूरों की समस्या, उसी में बेरोजगारी की समस्या ऐड कर सकते हैं। इसको अगर तैयार कर लिए तो एक टॉपिक करने से पूरा तैयार हो जाएगा। अगला जो आएगा इंपॉर्टेंट, वो है डिजिटल शिक्षा की उपादेयता। अभी अब डिजिटल शिक्षा हो रहा है ना, ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही है, तो उसकी क्या उपादेयता है? तो कोरोना संकट चल रहा है, उसमें हम लोग उपादेयता का मतलब क्या होता है? उपादेयता का मतलब होता है कि इस डिजिटल शिक्षा से हमें क्या लाभ हो रहे हैं, उसी को उसको उपादेयता बोले। प्रोडक्टिव हमको रिजल्ट क्या उसका मिल रहा है, ओवरऑल रिजल्ट जो है, उसी को उसको हम क्या बोल सकते हैं, उपादेयता बोले। इससे क्या लाभ होंगे, उसी के बेस पे लिख सकते हैं डिजिटल शिक्षा के लाभ क्या हो सकते हैं।
सेम क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? हाँ। तो देखो डिजिटल शिक्षा की उपादेयता, तो अभी वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब डिजिटल शिक्षा को हम बढ़ावा दे रहे हैं, स्कूल सारे अभी जितने भी चल रहे हैं सब ऑनलाइन क्लासेस में रहे हैं। इसके क्या महत्व है, इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? क्योंकि एक बार बच्चा अगर ऑनलाइन क्लासेस मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से देखना चालू कर दिया, तो अगर वो स्कूल का ये वीडियो देख सकता है तो क्या वो विदेश में बैठ के किसी यूनिवर्सिटी का वीडियोस नहीं देख सकता? देख सकता है ना। तो बाहर की यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई हम लोग यहीं से बैठ के ऑनलाइन क्लासेस में कर सकते हैं, ये है। और इससे क्या होगा, शिक्षा का बहुत प्रसार होगा और हम लोग वेस्टर्न जो शिक्षा बाहर जो विदेशों में होती थी उसको हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ी है, बहुत बहुत काम का है ना डिजिटल शिक्षा। तो ये सारे उसके लाभ है जिसको आपको बुलाना है, इसके बारे में यूट्यूब में आपको पढ़ना है कुछ। क्लियर? अगला टॉपिक है भारत का पड़ोसी देशों से बिगड़ते संबंध, सीमा विवाद। देखो भूटान अपना भारत से कुछ कुछ चीजों को बोलता है कि मेरा है सीमा में, चाइना लड़ाई कर रहा है, पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है। तो अब देखो धीरे धीरे भूटान तो कम से कम पहले हमारे साथ अच्छे से था, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो भी अपना रुख बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। सारे लोग अब क्या हो रहा है, सेंटर्ड हो रहे हैं, अपने आप में केंद्रित हो रहे हैं। सब लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में उनके संप्रभु सत्ता हो और उसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं, किसी देश को भाव नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? तो हमारे साथ भी ये हो रहा है, हमारे पड़ोसी देश ऐसे कर रहे हैं, भूटान वाले हैं, चाइना वाले हैं, पाकिस्तान वाले हैं, इनसे हमारा सीमा विवाद चल रहा है। चाइना वाला तो भी चल ही रहा है, एकदम ताजा ताजा है। तो पूछ सकता है कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते संबंध, सीमा विवाद वाला एक अलग से पूछ सकता है और रेसिमेट कर देगा सीमा विवाद से संबंधित, क्योंकि सारे विवाद सीमा को लेकर चल रहे हैं, है ना। कुछ विवाद हो सकते हैं ट्रेड को लेकर थोड़े बहुत हो, लेकिन मेनली सीमा विवाद ही चल रहा है। तो इसको आपको लिखना है, कैसे रहना है कि हम क्या चाइना से लड़ सकते हैं, जैसे राफेल आ गया है ना, तो क्या हम चाइना से लड़ सकते हैं क्या, कि कैसे इस चीज को सुलझाया जाए, या हमको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पूर्वोत्तर राज्य जो हमारी चलती है, लोकिस्ट पॉलिसी चल रही है और कई पॉलिसी चल रही है, वो कैसे हैंडल करें हम चीजों को, ताकि ये सारे विवाद भी सुलझ जाए और संकट भी देश में चल रहा है, अर्थव्यवस्था भी गिरा हुआ है, सारी चीजें कैसे एक साथ हम इससे उभर पाएंगे। सर जैसे आपने पड़ोसी देश बोला, तो हमेशा पाकिस्तान का नाम आता है तो सीमा पार आतंकवाद आता है, तो क्या उससे रिलेट करके लिख सकते हैं सर? हाँ ठीक है, आतंकवाद से रिलेटेड देखो, आतंकवाद एक अलग टॉपिक भी बन सकता है, लेकिन अगर आप पड़ोसी देशों से बिगड़ने वाले संबंध अगर पड़ोसी देश बोलते हैं तो केवल पाकिस्तान के सेंटर नहीं होना है, जितने पड़ोसी देश हैं, चाइना है, भूटान है, श्रीलंका है, जितने हैं उन सबको लेके चलना है। अगर स्पेसिफिक आतंकवाद बोलता है ना, तो अब पाकिस्तान और आतंकवाद पे थोड़ा सेंटर होना, आतंकवाद एक पैराग्राफ में उसको डाल देना तो और अच्छा इम्पैक्ट हो जाएगा, है ना। जब पाकिस्तान के बारे में लिखेंगे तो आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं रहेगा आतंकवाद के अलावा, तो उस वाले पैराग्राफ में उसको डाल देना, ठीक है। बाकी जो दूसरे देशों के ज्यादा चल रहे हैं ट्रेड वाला और ये सीमा वाला, तो उसको भी आप ऐड कर देना उसमें, ठीक। आगे देखो, यहाँ तक हो गया। अगला, भारत में अर्थव्यवस्था का गिरता स्तर एवं उसके उभरने को पाया। भारत की जीडीपी -23.9 चले गया है, सबसे नीचे चल रहा है, धीरे धीरे और जीडीपी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर आपको अपना, अभी बहुत सारे इसमें आए हुए हैं, बहुत सारे लोग इसमें लिख रहे हैं, इसको आपको देखना है, पढ़ना है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप बिल्कुल मत छोड़िए। 45 दिन बचा हुआ है आपका मेंस के लिए। में भी 14 और 15 अक्टूबर हो सकता है आपका एग्जाम हो, मैं एकदम नहीं कह सकता किसी दिन होगा, हो सकता है आगे भी बढ़ जाए डेट, लेकिन जहां तक मुझको पता है होना है उसी डेट में हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो उस समय तक क्या है, बहुत सारे आर्टिकल इसके आएंगे। मैं यहाँ पर बताना चालू करूँगा तो कितना भी बता लूँ आप लोग के लिए कम है, आप जितना अपने से समझ पाएंगे, जितने हैं अलग अलग आर्टिकल से कुछ कुछ समाधान के एक पॉइंट चुरा के आपको तैयार करना है, वो हो जाएगा, आप लोग कर लेंगे, मुझे पता है। अगला देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के नए आयाम, क्या नए आयाम हो सकते हैं उसके बारे में हमको लिखना है। क्या हो सकता है, आत्मनिर्भर भारत, अभी जो चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के नए आयाम, ये भी उसी टॉपिक है, उसी टॉपिक को घुमा के देखा कैसे, आत्मनिर्भर भारत, अवसर एवं चुनौती। आत्मनिर्भर भारत के बारे में जो मोदी जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे, कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो उसमें क्या संभावनाएं हैं, उसमें क्या हम अवसर भी हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है कि हमारे छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाएगा विकास, छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लाभ मिलेगा, यहाँ की जो संस्थाएं हैं, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं, उन लोग को लाभ मिलेगा। हम लोग बाहर से व्यापार थोड़ा बंद करेंगे, बाहरी अमेरिकी, चाइनीज, इन सब कंपनियों से ना लेके हम यहीं के प्रोडक्ट को लेंगे, ऐसा सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत में हम लोग सोच रहे हैं। तो क्या ये आसान है जो बोल रहे हैं हम लोग, जैसे हमने अभी चीनी ये कोक सारे बंद कर दिए, तो है ना, जितने सारी चीजें ये हैं, तो इसमें हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो हम क्या इंडियन वाला कोई एक को हम अप्लाई करेंगे, क्या हम बहुत सारी चीज, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में है, इस
आत्मनिर्भर भारत में, तो उसकी चुनौतियां भी हैं, आसान नहीं है। किसी एक को रिप्लेस, जैसे कैम स्कैनर हो गया या शेयर इट हो गया, ऐसे जो एकदम काम के ऐप थे उसको भी हमने अनइंस्टॉल किया है। ऐसा नहीं है कि केवल टिकटॉक पबजी को अनइंस्टॉल किया, काम के भी है, तो उसके लिए हमको रिप्लेसमेंट उसको चाहिए ना, उसी के बराबर, उसी से सस्ता, तो उसके लिए हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो उसमें चुनौतियां हैं, तो हम क्या करेंगे, अवसर तो है ही, साथ साथ चुनौती है, दोनों के बारे में देखना। आत्मनिर्भर भारत दृष्टि में इसका मैगजीन में इसका छपा हुआ है, पर उसको पढ़ लेना, उसको रीड करने से पॉइंट आपको और आसान हो जाएगा। चौथे स्तंभ की घटती विश्वसनीयता, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, जीडीपी नीचे गिर रहा है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोग अभी सुशांत केस में लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि सुशांत केस कोई बहुत बेकार केस है या जिसमें ध्यान नहीं देना चाहिए, वो देना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसी दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, ऐसे घटनाओं से बचने के लिए भी हमको बहुत सारे उपाय करने, हमको सतर्क रहना है। लेकिन हमको यहाँ पर ये देखने को मिलता है, बहुत सारे मीडिया चैनल है, अब नाम इसमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन अलग अलग तरीके से लोग जो हैं एक सिंगल, एक पक्षीय टाइप का मीडिया हो रहा है, आप लोग ध्यान देते होंगे इस बात पे। तो ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, या पूरे सभी लोगों की नज़र में आप भी यही सोचते होंगे कि ये चैनल जो है इस पार्टी का है, ये चैनल इस पार्टी का है, तो लोगों का विश्वास जो है मीडिया पर से घट रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जो चतुर्थ स्तंभ है, 4 पिलर्स है हमको हमारा, उसमें हमको इसके बारे में हम लोग को मीडिया जो है यही तो हमको पूरे जागरूक करती है चीज़ों को लेके। लेकिन जब इसमें से ही हम विश्वास करना छोड़ देंगे, जैसे जितने भी अगर एक पार्टी के समर्थक हैं वो लोग उस चैनल को नहीं देखते जिसमें उसकी बुराई होती है, एक चैनल है जो उसकी बुराई, दूसरे चैनल उसकी बुराई करते हैं, उसको नहीं देखता है, तो ये तो एक पक्षी है, हमको जो अच्छा लगता है हम उसी को देखते रहते हैं। तो न्यूट्रल मीडिया एक नहीं है ना, तो न्यूट्रल मीडिया वाला एक बात है। तो विश्वसनीय, घटती विश्वसनीयता मतलब है कि विश्वास करने योग्य मीडिया नहीं रहेगा, इसमें लिखना है आपको बहुत अच्छे से, और इसमें पूछ भी सकता है, पिछले बार पूछा था इसके पहले और 2017 या 16 में इससे जुड़ा हुआ। एक अगला लास्ट क्वेश्चन इसमें जो बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के जो समस्याएं हैं या निबंध है, उसमें भारत में प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा में कोरोना वैश्विक महामारी भी आता है, लेकिन साथ का केवल महामारी बस आया है कि भारत में बाढ़ भी आया है, भूस्खलन भी हो रहे हैं, ऊपर में बाढ़ भी आ रहा है, तो ये सब प्राकृतिक आपदा है। और उससे बचने के लिए हमारे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम डेवलप किया है, क्या हमारी तैयारी है ना, क्या उसके समाधान हो सकते हैं बाढ़ से बचने के लिए। आज तक जब हमको पता है कि बिहार के कोसी नदी में बाढ़ आता है, जब हमको पता है कि दामोदर नदी में बंगाल में बाढ़ आता है, जब हमको पता है कि श्रीनाथ में इंद्रावती महानदी में बाढ़ आता है, तो क्या हम पहले से क्यों नहीं तैयारी करके रखते हैं इन सब चीजों की। तो क्या हमारी कमियां हैं, क्या तैयारी है, क्या हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और क्या उसका समाधान हो सकते हैं, इस पर भी एक बड़ा सा सवाल आपको निबंध में देखने को मिल सकता है। तो ये जो मैंने 10 टॉपिक आपको बताया है, 10 टॉपिक में लगभग 5-6 टॉपिक कोरोना से संबंधित है, 2-4 टॉपिक इकोनॉमी से संबंधित है, 1-2 नए जो योजनाओं से संबंधित है। तो इसमें से अगर मोटा मोटी निकाले तो 5 निबंध आपने बहुत बढ़िया से तैयार किया चुनकर, या 5 निबंध कर लिए तो वो सारे टॉपिक को कवर कर देगा। क्लियर?